जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी और आज मैं प्रमुख रूप से बताऊंगा गुप्त वंश के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। भैया चिंता मत करना, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की ओर अग्रसर होते जाना, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि आप यदि फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने से ही आपका 40 से 50% सिलेक्शन तो चांसेस वैसे ही बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है ना, बहुत बेहतरीन लेवल का NCERT पैटर्न से रिलेटेड बहुत गजब का आपको बता दें हम मटेरियल दिया जाता है, कंटेंट दिया जाता है। कंटेंट की तरफ से कतई कोई गलती ना होने वाली और ना ही आपको कोई दिक्कत महसूस होगी। और समझाने का मैं इस तरीके से समझाता हूँ जिससे कि आपके दैनिक जीवन के जुड़े जो एग्जाम्पल हैं उसको लेकर और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, बशर्ते अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जितने मन से उतने ही मन से यदि आप पढ़ने पढ़ने पर भी पूरा प्रयास करेंगे तो इस बात की गारंटी दूंगा मैं कि इसी बारे के बेहतरीन चीज़ जो आपको आप प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा आप सोचेंगे नहीं मुझे 4-5 साल कर लूँ है तैयारी, तो करते रहो, कोई दिक्कत ना है। बहुत सारी भीड़ पीछे पड़ी है, तुम भी भीड़ में शामिल हो जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तुम लोग भी आओ जाओ। नहीं, अगर डेडिकेट तरीके से यदि सीरियस में पढ़ाई करना चाहते हो तो रिवीजन पर विशेष फोकस करो, क्लास को पूरा देखा करो। आपको बता दें 100+ वीडियो आपको बता दें हिस्ट्री में होने को है। इसके अलावा पॉलिटी की भी बात करें तो पॉलिटी में बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिली हैं, लगभग लगभग 60+ वीडियो उसमें भी हो गई हैं। इसके अलावा बाहुबली बैच में जिसमें मैंने आपको बता दें बायोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें भी आपको बता दें 86 वीडियो वहाँ पे भी बताई। इसके अलावा स्टैटिक जीके की 30+ वीडियो वहाँ पे भी हो गई हैं। भैया इतने सारा कंटेंट डला है चैनल पे, पढ़ डालो, पूरा पूरा रट दो, गारंटी रहेगी। बस चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ने पर फोकस करो, विचारने पर फोकस मत करो कि नहीं कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें कि ना पढ़ लें। ये सब चीज़ें छोड़ दो, सीधा सीधा पढ़ाई में जुट जाओ और गारंटी देते हैं इस बार सिलेक्शन तो आपका ही होगा। ठीक है ना। चलो भैया चलते हैं अपनी बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो सबसे पहले समझो गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश का जो शासक थे, ये स्थापना थे, गुप्त वंश की स्थापना है श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करें हम इसमें, देखो इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए किस वंश को किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो क्या कहोगे? कहना सर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद अगर वो क्वेश्चन करे गुप्त शासन, गुप्त जो शासक थे वो कैसे थे? कहना सर वैश्य थे और वो विष्णु जी के उपासक थे। किसके उपासक थे? प्रमुख रूप से विष्णु जी को माना करते थे और उन्हीं के वो उपासक थे। इतनी बात समझ में आ गई। प्रमुख रूप से आप जानिएगा ये बात को कि अगर एग्जामिनर पूछे आपसे बताइए जो गुप्त शासक थे वो किसके उपासक थे, तो आपको पता होना चाहिए वो थे विष्णु जी के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। कुषाण शासकों क्या थे? सामंत थे। ये भैया अभी शासक नहीं बने हैं। ये कौन है? इनको अभी सामंत के रूप में ये शासन कर रहे हैं। अभी ये शासक नहीं बने, ये सामंत के रूप में शासन कर रहे हैं, अभी शासक नहीं है। ठीक है। अगर वो कहे इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक अधिक वरीयता दी, यानी बिहार के स्थान पर ये उत्तर प्रदेश के प्रति ज़्यादा डेडिकेट थे, उत्तर प्रदेश को वरीयता थी। ठीक है। अब आगे बात करें, इन्होंने अपनी राजधानी को क्या बनाया? कहना सर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। अगर वो उत्तर प्रदेश के प्रति डेडिकेट थे तो उत्तर प्रदेश को ही क्या बनाएंगे? वो अपनी राजधानी बनाने वाले हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाने का कार्य किया। इस वंश की जो संस्थापक, ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि भैया श्रीगुप्त हैं। ठीक है, श्रीगुप्त थे। इस वंश का जो अगला शासक था वो कौन था? कहना सर घटोत्कच था। अगला शासक कौन था? कहना सर घटोत्कच था। आगे सुनो, आगे इतनी महत्वपूर्ण लाइन आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से भी, यहाँ से सूर्य में क्वेश्चन बन रहे हैं। इस
इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में शासन किया। नोटेड योर पॉइंट, सामंत के रूप में उन्होंने शासन किया, अभी शासक के रूप में शासन नहीं किया। क्या किया है? सामंत के रूप में उन्होंने शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। कहना सर वास्तविक संस्थापक किसको मानेंगे? कहना सर जी जो वास्तविक संस्थापक है ना उनको कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोनों शासकों ने सामंत के रूप में शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। अगला देखो, इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? कहना सर चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन थे? कहना सर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने लक्ष्मी नरेश की पुत्री, ठीक है, सॉरी लक्ष्मी राजकुमारी, क्या कहना सर लक्ष्मी राजकुमारी, लक्ष्मी नरेश नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी राजकुमारी लक्ष्मी नरेशी है भैया। एक मिनट रुकना, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर वो कहे इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इन्होंने लक्ष्मी नरेश, क्या लक्ष्मी नरेश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या कर लिया? विवाह किया। क्या किया? विवाह, कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है, विवाह कर लिया। और इसके उपलक्ष्य में उन्हें राजा रानी के प्रकार के एक सिक्के भी उन्होंने प्रचलित करवाए या चलवाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ विद्यार्थियों, तो समझिए थोड़ा सा, एक बात को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने लक्ष्मी कुमार देवी से, यहाँ पर राजकुमारी हटा दो, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा ना आपके अंदर, इस चक्कर में हटा रहा हूँ मैं। लक्ष्मी कुमार देवी से यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, लक्ष्मी कुमार देवी से विवाह किया। अब तो दिक्कत नहीं है। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। याद रखना, इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने लक्ष्मी कुमार देवी से विवाह किया था। क्या? लक्ष्मी कुमार देवी से विवाह किया था। अब तो क्लियर है भैया। कन्फ्यूजन होगा ना दिमाग में तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, इस चक्कर में सरल कर दिया, टेंशन खत्म। वो कहे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कहना सर चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लक्ष्मी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह करने का कार्य किया था। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार की क्या चलवाए? सिक्के को चलवाना प्रारंभ कर दिया। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिएगा महाधिराज की उपाधि किसने धारण की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए महाधिराज की उपाधि किसने धारण की? कहना सर महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन था? कहना सर चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। आगे समझो, इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? कहना सर इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। यानी पढ़ाई वाला, यानी शिक्षा का क्रेज जो था वो उज्जैन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपको बता दें इलाहाबाद बोर्ड है ना, इलाहाबाद में, बिहार में, तो ये क्या है, इसी प्रकार यहाँ पर पढ़ाई का क्रेज क्या है, बहुत है। ऐसे ही आपको बता दें इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? उज्जैन हुआ करता था। आगे देखो, इसी वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना शुरू किया था। इसी के समय में महिलाओं को समाज में स्थान देना क्या किया गया था? शुरू किया गया था। पहले महिलाओं का समाज में स्थान नहीं दिया जाता था, मतलब ठीक है, मतलब कोई उतना रहता नहीं था। लेकिन इस वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना भी क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि जिस वंश की बात करूं, जिस समाज की बात करूं, जहां पर माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता, वहां वो वंश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो आगे चल नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूं।
ठीक है ना। तो इस वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना भी शुरू कर दिया था। इस वंश की दरबारी भाषा कौन सी थी? कहना सर इस वंश की दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। भैया इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो देखो गुप्त काल है ना जो, या गुप्त वंश कहें या गुप्त काल कहें, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है इसका, ठीक है। अभी पोर्शन और है, ये अभी आधा हुआ है, आधा हम आपको अगली क्लास में पढ़ा देंगे। बस चिंता मत करना, डेली क्लास के प्रति डेडिकेट रहना, डेली ही पढ़ना क्लास को, डेली पूरी वीडियो को देखा करें, अपने हाथों से नोट्सों को बनाया करें। मेरा प्रयास तो यही रहता है कि जीवन में हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो भैया एक बार चलते हैं बेहतरीन से रिवीजन की ओर, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आगे समझो। अगर बात करें गुप्त वंश की, तो इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त शासक वैश्य थे, ये विष्णु जी के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों को सामंत थे। कौन कौन थे? सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश पर अधिक वरीयता की। इन्होंने अपनी राजधानी को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इन्होंने सामंत के रूप में शासन किया, एक शासक के रूप में शासन नहीं किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लक्ष्मी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार के क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। महाधिराज की उपाधि को धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इसी वंश में महिलाओं को क्या दिया गया? समाज में स्थान देना शुरू किया गया था। इस वंश की दरबारिक भाषा कौन सी थी? कहना सर संस्कृत थी। भैया ये थी आज की क्लास। प्रयास पूरा रहा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊँ, सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। प्रयास तो मेरा हर वीडियो में यही रहता है कि आपको कहीं भी किसी और चैनल पर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस का बहुत बेहतरीन सा कंटेंट मिलता है, ठीक है। प्रयास रहेगा पूरा आप लोगों के लिए और भी अच्छा कर सकें। 1 तारीख से प्रारंभ होने वाली है बॉटनी, तो इंतज़ार होने वाला है ख़त्म। और बॉटनी बहुत जानदार शानदार चीज़ है, उसको पढ़िएगा तो आनंद आइएगा। और उसको मैं कुछ अलग स्टाइल से पढ़ाने वाला हूँ, कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चिंता मत करना, ठीक है, चिंता नहीं करना है। देखो तुम लोग चिंता करते हो ना तो जीवन में दुख उत्पन्न होने लगता है। आपके में तो होगा ही होगा, हमारे में भी होने लगेगा। तो भैया खुशियाँ लेने का और खुशियाँ देने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ठीक है, तो भैया इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर प्रत्येक सवाल का आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।